गुड मॉर्निंग। देखिए बच्चों, अपन का टॉपिक चल रहा था ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण और अपचयन। एक बार मैं आपके लिए पुनः रिपीट कर रहा हूं इसको, जो मैं आपके लिए पढ़ा चुका था गत वीडियो में। देखिए, ऑक्सीकरण और अपचयन में हमने सबसे पहला आधार पढ़ा था ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। देखिए, ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन मैंने आपको पढ़ाया था कि यदि अभिकारकों से उत्पाद के निर्माण के समय ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है। ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, तो वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। और यदि ऑक्सीजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है या पदार्थ में तो ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो वो होता है कौन सा, अपचयन। ठीक है, यदि ऑक्सीजन का योग हो तो ऑक्सीकरण, और ऑक्सीजन का यदि वियोग हो तो क्या होगा, अपचयन होगा। ये था अपना ऑक्सीकरण के आधार पर संयोग और वियोग। समीकरण मैंने आपके लिए बता दी थी। दूसरा था हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर मैंने आपको बताया था कि उल्टा होता है थोड़ा सिस्टम। कैसे कि ऑक्सीजन जुड़ती है जब तो ऑक्सीकरण होता है, लेकिन जब हाइड्रोजन निकलती है तो ऑक्सीकरण होता है। अर्थात ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की कमी आती है या अभिकारक से उत्पाद बनते समय हाइड्रोजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की कमी होती है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, तो वो कहलाती है ऑक्सीकरण अपक्रिया। और जब किसी रासायनिक अपक्रिया में अभिकारक से उत्पाद बनते समय हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो वो कौन सी अपक्रिया होती है, फिर अपचयन अपक्रिया होती है। ये दो आधार हम पढ़ चुके थे इनके, एक तो ऑक्सीजन के आधार पर और एक पढ़ चुके थे हाइड्रोजन के आधार पर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आता है इसमें धन विद्युतीय तत्वों के आधार पर। तीसरा है धन विद्युतीय तत्वों के संयोग और वियोग के आधार पर। धन विद्युतीय तत्वों के संयोग और वियोग के आधार पर। देखिए, धन विद्युत तत्वों के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन को कैसे परिभाषित करते हैं। देखिए, ये तो कन्फर्म है, धन विद्युत तत्व कौन से होते हैं जिनके ऊपर कौन सा आवेश पाया जाता है, प्लस आवेश पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है, प्लस आवेश पाया जाता है, वो धन विद्युत तत्व होते हैं। और जिन पर पाया जाता है नेगेटिव चार्ज इस तरीके का, वो कौन होते हैं, ऋण विद्युत तत्व होते हैं। ठीक है ना। तो परिभाषा ये तो क्लियर है कि जिसमें धन विद्युत तत्व का योग होगा वो तो एक चीज हो जाएगी, जिसमें से निकलेगा वो दूसरी चीज हो जाएगी। दो ही चीजें, एक तो है ऑक्सीकरण और एक क्या है, अपचयन। एक चीज और ध्यान रखें, ऑक्सीकरण को उपचयन उपचयन और कहते हैं, ध्यान रखना। आपके सिलेबस में है नहीं, लेकिन बताया था मैं आपके लिए, ऑक्सीकरण को उपचयन और कहा जाता है। ठीक है। तो देखिए, धन विद्युत तत्वों के आधार पर ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, धन विद्युतीय तत्व क्या होता है, निष्कासन होता है, वो कहलाती हैं ऑक्सीकरण अपक्रियाएं। और ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्व का क्या होता है, योग होता है, जुड़ती हैं, तो वो कौन सी कहलाती हैं, अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। दोबारा सुन लें, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है या धन विद्युत तत्व की कमी होती है, वो कौन सी अपक्रियाएं होती हैं, ऑक्सीकरण। और ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्व का योग होता है, जुड़ता है, वो कौन सी होती हैं, अपचयन अपक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे उदाहरण लेते हैं अपन समझने के लिए। उदाहरण है Ki+Cl2, पोटेशियम आयोडाइड क्लोरीन गैस से क्रिया करता है, बनाता है KCl+I2। KCl+I2 देखिए कौन सी अपक्रिया है, अब मुझे तो पता है कौन सी अपक्रिया है, ऑक्सीडेशन अपक्रिया अर्थात ऑक्सीकरण अपक्रिया है। लेकिन कैसे है ऑक्सीकरण अपक्रिया, किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, धन विद्युतीय तत्व के आधार पर। देखिए, और मैंने आपने एक चीज और बताई थी कि जिसके आधार पर पढ़ते हैं उसको साइलेंट कीजिए और दूसरी चीज को पकड़िए। ठीक है। तो यहां पर देखिए, धन विद्युत तत्व के पर कौन सा आवेश है, प्लस आवेश, आई पर कौन सा आवेश है, माइनस आवेश है। ये तो कन्फर्म है, जब भी किसी अणुसूत्र को अपन पढ़ते हैं तो पहले वाले पर प्लस होता है, पीछे वाले पर क्या होता है, माइनस होता है। तो अपन किसके आधार पर पढ़ रहे हैं, धन विद्युतीय तत्व के आधार पर। तो के को साइलेंट कीजिए, किसको पकड़िए, आई को। तो देखिए, आई के पास में यहाँ पर है धन विद्युत तत्व। ठीक है। अब उधर जाइए आप उत्पादों में, उत्पादों में केवल आई रह गया खाली, इसके पास से धन विद्युत तत्व क्या हो गई, कमी। किसकी कमी हुई, धन विद्युत तत्व क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और यह धन विद्युतीय तत्व किसके पास चला जाता है, Cl के पास, और क्या बनाता है, KCl। आई के पास धन विद्युत तत्व क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। और जब अभिकारक से उत्पाद बनते समय उस तत्व के साथ
धन विद्युत तत्व की कमी होती है, उसका निष्कासन होता है, तो अपक्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। एक उदाहरण और इसमें देख लीजिए, H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जब क्लोरीन गैस से क्रिया करती है तो बनाता है HCl प्लस S, HCl प्लस S, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फर अलग हो जाती है। अब देखिए यहां पर भी कौन सी अपक्रिया होगी? देखिए H2S, H पर प्लस आवेश, S पर माइनस आवेश, ठीक है, H पर प्लस आवेश और S पर कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है। लेकिन जैसे ही इन अभिकारकों से क्या बनता है? उत्पाद बनता है। तो देखिए S के पास में यहां पर तो धन विद्युत तत्व है, क्या यहां पर भी S के पास धन विद्युत तत्व है? नहीं है। तो धन विद्युत तत्व क्या होगा? निष्कासन होगा और क्या बना लिया इसने? HCl का निर्माण कर लिया। तो यहां पर भी धन विद्युती तत्व क्या होती है? कमी होती है। और जब किसी रासायनिक अपक्रिया में धन विद्युती तत्व की कमी होती है तो अपक्रिया कौन सी होती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया होती है। दिक्कत तो सीख लिए? चलें भाई, चलिए नेक्स्ट जाती है अपचयन अपक्रिया। और अपचयन में मैंने आपको बताया था कि ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें धन विद्युती तत्व का क्या होता है? योग होता है, धन विद्युत तत्व की वृद्धि होती है, जुड़ता है, तो वो अपक्रियाएं कौन सी होती हैं? अपचयन अपक्रियाएं होती हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे कि उदाहरण है Cl2 प्लस Mg, Cl2 प्लस Mg बनता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड किसके आधार पर पढ़ रहे हैं? धन विद्युती तत्व के आधार पर। तो ये तो आप जानते होंगे कि धातु कौन है? मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम पर कौन सा आवेश पाया जाता है? प्लस आवेश। और Cl पर हमेशा कौन सा आवेश होता है? माइनस आवेश होता है। तो क्या यहाँ पर Cl के पास में कोई धन विद्युत तत्व है? नहीं है। लेकिन जैसे ही अभिकारकों से उत्पाद बनता है तो Cl के पास में किसकी वृद्धि होती है? Mg धातु की, अर्थात धन विद्युती तत्व क्या हो जाती है? यहाँ पर वृद्धि हो जाती है। तो अपक्रिया कौन सी होगी? अपचयन अपक्रिया। दिक्कत है किसी के लिए? धन विद्युती तत्वों के बाद में अगली जो बात आती है वो आती है ऋण विद्युती तत्वों के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। ऋण विद्युती तत्वों के आधार पर ऑक्सीकरण और अपचयन को अपन यहां पर पढ़ेंगे। देखिए उल्टा हो जाएगा, जहां पर धन विद्युत तत्व जुड़ते थे तो अपचयन था और हटते थे तो क्या था? ऑक्सीकरण। यहां पर उल्टा सिस्टम होगा, यदि ऋण विद्युती तत्वों का योग होता है, संयोग होता है, तो संयोग होने पर तो अपक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। और यदि इन ऋण विद्युती तत्वों का क्या होता है? वियोग होता है, तो अपक्रिया कौन सी हो जाएगी? अपचयन हो जाएगी। हो गया उल्टा सिस्टम। भाई पहले अपन क्या पढ़ा था कि धन विद्युती तत्व जब संयोग करते थे तो अपक्रिया कौन सी थी? अपचयन। और जब धन विद्युत तत्व निकलते थे तो अपक्रिया कौन सी थी? ऑक्सीकरण। यहां पर उल्टा होगा सिस्टम, जब ऋण विद्युती तत्वों का संयोग होगा तो अपक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। और जब ऋण विद्युती तत्वों का क्या होगा? वियोग होगा, तो अपक्रिया कौन सी होगी? अपचयन होगी। परिभाषा कैसे देंगे? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऋण विद्युती तत्व का संयोग होता है, ऋण विद्युत तत्व क्या होता है? संयोग होता है, या ऋण विद्युती तत्वों की वृद्धि होती है, तो अपक्रिया कौन सी कहलाती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया कहलाती है। और ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऋण विद्युती तत्व का निष्कासन होता है, तो वो अपक्रियाएं कौन सी कहलाती हैं? अपचयन अपक्रियाएं कहलाती। दिक्कत भाई? चलिए उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है उसको उल्टा कर देते हैं धन विद्युत वालों को, Mg प्लस Cl2, Mg प्लस Cl2। देखिए बनेगा MgCl2, वही बनेगा, लेकिन पहले अपन कौन के आधार पढ़ो? अपन ने Mg के आधार पर। अब Mg के आधार ना पढ़ रहे, कौन के आधार पढ़ रहे हैं अपन? Cl के आधार पढ़ रहे हैं। Cl पर कैसा आवेश है? माइनस। यहां पर Mg पर कैसा आवेश है? प्लस आवेश है। Mg को देखते हैं, Mg के पास कोई माइनस आवेश नहीं है, कोई ऋण विद्युत तत्व नहीं है, यहां पर कोई ऋण विद्युत तत्व इसके पास में नहीं है। लेकिन जैसे ही अभिकारक से उत्पाद बनता है तो उत्पाद बनते समय इस Mg के पास में क्या जुड़ जाता है? Cl जुड़ जाता है, अर्थात ऋण विद्युती तत्व क्या हो जाती है? यहां पर वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार की अपक्रियाएं कौन सी होती हैं? ऑक्सीकरण अपक्रियाएं होती हैं। देखिए जिसके आधार पर पढ़ रहे हैं उसको मत देखो, दूसरी चीजें देखो। काय के आधार पर पढ़ रहे हैं? ऋण विद्युती तत्व के आधार पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम ऋण विद्युत तत्व कौन सा है? Cl। या मत देखो बिल्कुल भी, कौन देखेंगे? दूसरे देखेंगे, प्लस वाले, ठीक है ना। और देखो क्या प्लस वाले के पास कोई ऋण विद्युत तत्व है? नहीं है। लेकिन जैसे ही अभिकारक से फिर उत्पाद बनेगा तो इसके पास में Cl क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और वृद्धि होने पर अपक्रिया कौन सी हो जाती है? ऑक्सीकरण अपक्रिया। तो यहाँ पर Mg का MgCl2 में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। Mg का MgCl2 में क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अब पढ़ते हैं अपचयन का उदाहरण लेते हैं। देखिए FeCl2 प्लस H2, FeCl2 प्लस H2 बनता है
Fe प्लस HCl, FeCl3 है यार, FeCl3 प्लस H2 बनेगा FeCl2 प्लस HCl। देखिए FeCl3 आयरन क्लोराइड हाइड्रोजन गैस से क्रिया करके FeCl2 और HCl का निर्माण करता है। अब सर जी यहाँ में कैसे, हमें Cl दोनों लग रहे हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए। हमने यहाँ पर कहा है कि ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व का क्या होता है, निष्कासन होता है, कमी होती है, तो अपक्रिया कौन सी होती है, अपचयन होती है। अब यहाँ पर निष्कासन कहाँ हुआ है, निष्कासन हुआ है यहाँ पर भी, देखिए यहाँ पर FeCl3 लिखा हुआ है, लिख रहा है, और Fe पर कैसा आवेश है, प्लस आवेश, Cl पर कैसा आवेश है, माइनस आवेश, ठीक है। लेकिन यहाँ पर Fe के पास कितने Cl के परमाणु हैं, 3। कितने Cl के परमाणु, यहाँ पर 3 Cl के परमाणु हैं यहाँ पर मौजूद, ठीक है। अब अभिकारकों से उत्पाद की तरफ चलते हैं। देखिए Fe के पास कितने Cl के परमाणु हैं, 2, एक की क्या हुई यहाँ पर कमी हुई है, और जब ऋण विद्युतीय तत्व की कमी होती है निष्कासन होता है, क्योंकि एक निकल कर कहां चला गया, H के पास चला गया, तो अपक्रिया कौन सी होती है, अपचयन अपक्रिया होती है। एक बार दोबारा पुनः सुन लें, धन विद्युत तत्वों से ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, अपक्रियाएं कौन सी होती हैं, ऑक्सीकरण, ठीक है। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें धन विद्युतीय तत्व का निष्कासन योग होता है, संयोग होता है, वृद्धि होती है, जुड़ते हैं, तो अपक्रियाएं कौन सी होती हैं, अपचयन। दूसरी पढ़ते हैं अपन, ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग और वियोग के आधार पर, तो ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व का योग होता है, संयोग होता है, तो अपक्रियाएं कौन सी होती हैं, ऑक्सीकरण। और जिनमें ऋण विद्युतीय तत्व का निष्कासन होता है, कमी होती है, वो अपक्रियाएं कौन सी होती हैं, अपचयन। चलिए आगे भाई। यहां के बाद अगली बात आती है, 5वां पॉइंट जो आता है अपना, वो आता है इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। 5 टाइप दिए गए हैं आपके यहां पर। देखिए 5वां प्रकार है इलेक्ट्रॉन के संयोग एवं वियोग के आधार पर। इलेक्ट्रॉन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन। किताब में आदान प्रदान लिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, जुड़ता अलग हटता है, एक ही बात है। देखिए इलेक्ट्रॉन के संयोग और वियोग के आधार पर ऑक्सीकरण अपचयन कैसे पढ़ते हैं। देखिए जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कोई तत्व, परमाणु, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। अब इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन, जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो त्यागेगा भाई। जिस परमाणु के पास में, जिस तत्व के पास में, जिस अणु के पास में, जिस आयन के पास में अतिरिक्त मात्रा में इलेक्ट्रॉन होंगे वही तो इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन नहीं, क्या वो त्याग करेगा, नहीं करेगा। तो ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई अणु, तत्व, आयन, परमाणु, तत्व कोई भी क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो वो अपक्रियाएं कौन सी होती हैं, ऑक्सीकरण अपक्रियाएं होती हैं। कौन सी अपक्रियाएं होती हैं, ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो अपक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण। और जब भी कोई तत्व, अणु, आयन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो अपक्रिया कौन सी होगी, अपचयन। कौन सी होगी, दोबारा सुनिए, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई तत्व, अणु, आयन इलेक्ट्रॉन त्यागता है, तो अपक्रिया कौन सी होगी, ऑक्सीकरण अपक्रिया। और ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें कोई तत्व, अणु या आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो अपक्रिया कौन सी होती है, अपचयन अपक्रिया होती है। जैसे अपन बात करें सोडियम धातु की, Na, सोडियम धातु जो होता है, ये सोडियम धातु का परमाणु क्रमांक 11 होता है। एक बार समझ लें आप इसको इस तरीके से, बार बार नहीं समझूंगा आपके लिए। Na का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 11 होता है। हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखा जाता है इसका, 2 8 1। जानता हूं कि मैंने आपको कई बार समझा दिया है, 9th में समझा, 8वीं में समझा है। 2 8 1 होता है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके पास, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जिस तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 2 3,
तो ये अपने इलेक्ट्रॉन को प्राय त्याग देते हैं, अर्थात दूसरे तत्व के लिए दान में दे देते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाध्यम कोष में कितने हैं, एक। तो ये क्या कार्य करता है, अपने इस एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे तत्व के लिए दान में दे देता है, अर्थात एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर त्याग देता है और त्याग करके ये बना लेता है Na++ एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है। Na+ लगा हुआ है, इसका मतलब यह कि Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है। अगर लिखते हैं यहां पर Na+2 तो कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए, 2। लेकिन हमने लिखा है केवल Na++ मतलब क्या इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, एक इलेक्ट्रॉन, और एक ही निकाल सकता है क्योंकि इसके बाध्यम कोष में क्या अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है, एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है। इनकी बात करें, देखो K कक्षा में क्या इलेक्ट्रॉन है, 2 हैं, L कक्षा में कितने हैं, 8। तो भाई ये कक्षा तो कि पूर्ण पूरित हैं, स्थायी कक्षा है जाए भाई। K कक्षा होती है 2 इलेक्ट्रॉन भरकर पूर्ण हो जाती है, 2 पर स्थायी हो जाती है K कक्षा, क्योंकि उसमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, 2 आते हैं। और इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या के सूत्र से निकालते हैं अपन, 2n² से निकालते हैं। 2n² जब K कक्षा के निकालते हैं तो क्या इलेक्ट्रॉन आम है, हम केवल 2 आम हैं। Lm कितने आम है, 8 आम है, 18 आम है, 36 आम है फिर अगली कक्षा में, ठीक है ना। तो L कक्षा में कितने आते हैं, 8 आते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन हम भर गए, तो स्थायी कक्षा है बिल्कुल। अब यहाँ में तो ना तो इलेक्ट्रॉन निकले और ना अपन अंदर प्रवेश करा में, ठीक है। तो ये दोनों कक्षाएं कैसी हैं, स्थायी हैं। लेकिन KLM जो कक्षा है, इस M कक्षा में केवल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। इसलिए ये अपने M कक्षा से एक इलेक्ट्रॉन को आसानी से बाहर त्याग देता है। अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ 8 है जाते तो ई कक्षा को कैसे जाती, स्थायी है जाती, क्योंकि प्रत्येक कक्षा का अष्टक पूर्ण कितने इलेक्ट्रॉन पर होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पर होता है। कितने पर होता है, 8 इलेक्ट्रॉन पर। लेकिन यहाँ पे कितने को हैं, केवल को 1 इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन का आसानी से त्याग कर देता है और कौन सा आयन बना लेता है, Na+ आयन बना लेता है। अब क्रिया कौन सी होगी यहाँ पर, ऑक्सीकरण क्रिया। कौन सी क्रिया होगी बेटा, ऑक्सीकरण क्रिया। और बता दूं मैं आपके लिए, जैसे कि Mg मैग्नीशियम धातु है। Mg धातु अपने आसानी से 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर देता है। Mg2+ कितने इलेक्ट्रॉन निकालता है, 2 इलेक्ट्रॉन निकालता है, क्योंकि Mg का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखते हैं 2 8 2, 2 8 2 लिखते हैं। बाध्यम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। क्या बनाता है, Mg+2। कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। दिक्कत है किसी लिए, अगली रिएक्शन देखते हैं। Fe+3, Fe+3 देखिए, Fe+3 जो होता है ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, Fe+2 बनाता है और 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देता है। देखो Fe 2 प्रकार के क्लोराइड आयन बने हैं, एक तो बनता है FeCl2 और एक बनता है FeCl3, 2 बनते हैं, ठीक है। तो यहां पर अपन कौन लिया, Fe3 वाला लिया है, नीचे वाला, ठीक है। अपना 1 इलेक्ट्रॉन आसानी त्याग कर देता है, क्या बनाता है, Fe2+ निकाल देता है। और जब भी कोई तत्व अपने इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब क्रिया कौन सी होती है, ऑक्सीकरण क्रिया होती है। दिक्कत इसी के लिए, चलें आगे, चलते हैं आगे। अगली बात करते हैं अपन अपचयन के बारे में। और अपचयन में मैंने आपको बता दिया था कि जब भी कोई तत्व परमाणु आयन इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, तो अपक्रिया कौन सी होती है, अपचयन अपक्रिया होती है। जैसे उदाहरण देखते हैं, उदाहरण है Cl क्लोरीन। देखिए Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है। कितना होता है, Cl परमाणु क्रमांक 17 होता है। सुने आप ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, कितना आता है, 2 8 7। कितना आता है, 2 8 7 आता है। K कोष में 2, L कोष में 8 और M कोष में 7। और मैंने आपको अभी बताया था कि किसी भी कोष के अस्थायी होने के लिए क्या इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8। कितने चाहिए, 8। अब ये अस्थायी कक्षा है बाहर वाली। अब ये तो कंफर्म है कि इसके लिए केवल कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1। क्या और चाहिए, 1। ई तो है ना कि अपने 7 अन्य कोई एक बार को उधार दे दे, ऐसा हो जाएगा क्या, नहीं भाई। कम वालों ज्यादा वाले को उधार दे सकेगा, ज्यादा वालों कम वाले को उधार देगा नहीं। कोई ऐसा केस सुनो, कोई गांव में गरीब आदमी या घर में झोंपड़ी नहीं हो, खावे को अनाज नहीं हो, वो कोई कर्ज पे पैसे दे दे, कल मेरे पास पैसे रखे और तू इन्हें कर्ज पे ले लो, मैं 2 रुपये ब्याज दे दीजिए, मैं दुख पालूंगा, ऐसा हो जाएगा, नहीं होता है कभी वैसा। एक जो पैसा वाला आदमी होता है वो गरीब आदमी को कभी पैसे दे दे आराम से। अब पैसा वाला यहाँ पे कौन है, जाके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, कोई पैसे 1 इलेक्ट्रॉन ले भी सोचा, देवे थोड़ा सोचा कोई को, ऐसा कोई दान दाता ना आज जमाने में, ठीक है ना।
तो ये क्या कार्य करता है कि अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे तत्व से ग्रहण करता है और अपना अष्टक पूर्ण कर लेता है। तो इसके लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? एक। इसलिए Cl अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है किसी से और ग्रहण करके क्या बना लेता है? Cl माइनस आयन बना लेता है। कैसा आयन बना लेता है? Cl माइनस। ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो प्लस आयन बनता है हमेशा, जो अपन ने पहली अवक्रिया में पढ़ा था, ठीक है ना। और जब भी कोई इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो कैसा आयन बनता है? माइनस आयन बनता है, ठीक है भाई। तो इसने यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बना लिया? Cl माइनस आयन बना लिया। 9वीं क्लास में आपने पढ़ा होगा शायद NaCl के निर्माण की विधि। नहीं पढ़ा? NaCl निर्माण विधि पढ़ी? दोबारा याद दिलाता हूं मैं आपके लिए। देखिए Na के लिए एक Na के पास में एक इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त होता है, इसलिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। Na प्लस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन अभी पढ़ा है मैंने आपको, ठीक है। अब यहाँ को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए Na को, सॉरी Cl के लिए, तो Cl प्लस एक इलेक्ट्रॉन बनता है Cl माइनस आयन। जो Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा था, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है और ग्रहण कर क्या होता है? Cl माइनस आयन बना लेता है। और जब दोनों अपने एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं, तो आदान प्रदान करने के पश्चात कौन सा आयन बनता है? NaCl आयन बनता है। आयनिक बंध का अध्ययन किया होगा आपने 9th क्लास में, आयनिक बंध, वहां पर था ये पॉइंट, पढ़ा भी है मैंने आपके लिए। तो देखिए Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, क्या बना लिया? Cl माइनस आयन बना लिया, ठीक है। और देखिए उदाहरण, मैग्नेटाइन MnO4 माइनस प्लस इलेक्ट्रॉन, देखिए यह मैग्नेटाइन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, परमैग्नेट आयन बना लेता है। अब कैसे बनाता है? तुम यह चीज होंगे सर जी यहां पे माइनस लगा और यहां पे माइनस, ये इलेक्ट्रॉन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मैग्नेट जो आयन है MnO4, इस पर माइनस आवेश है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। एक माइनस लगा हुआ मतलब कितने इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं? यानी एक इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन परमैग्नेट ना बन रो। पोटेशियम परमैग्नेट का नाम सुना होगा आपने, KMnO4। कब बनता है? जब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अभी इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन? केवल एक। इसलिए ये अपने निकटवर्ती किसी अन्य तत्व से एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करता है और एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करके बना लेता है MnO4 माइनस 2। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर, एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण किया और एक इलेक्ट्रॉन और ग्रहण करने के पश्चात क्या बना लिया? -2 आयन बना लिया। अब बन गो परमैग्नेट आयन, या तो कहते हैं मैग्नेट आयन, और ये कौन सा है? परमैग्नेट आयन। दिक्कत भाई किसी के लिए? चलें आगे। तो ये हो गए आपके ऑक्सीकरण और अपक्षेण। दोबारा से देख लें, 5 टाइप पढ़े हमने। नंबर 1 ऑक्सीजन के संयोग और वियोग के आधार पर, नंबर 2 हाइड्रोजन के संयोग और वियोग के आधार पर, नंबर 3 धन विद्युतीय तत्वों के संयोग और वियोग के आधार पर, नंबर 4 ऋण विद्युतीय तत्वों के संयोग और वियोग के आधार पर, और 5 पढ़ा है इलेक्ट्रॉन के संयोग और वियोग के आधार पर। 5 प्रकार हो गए। 5 प्रकारों में पुनः एक बार फिर सुन लें, लेकिन रट जाने चाहिए। नंबर 1 ऑक्सीजन के आधार पर, जिनमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है ऑक्सीकरण अपक्रिया, और जिनमें ऑक्सीजन की कमी होती है वो कौन सी होती है? अपचयन अपक्रिया। सीधे बताऊं शॉर्ट में, हाइड्रोजन के आधार पर जिनमें हाइड्रोजन जुड़ती है, हाइड्रोजन की वृद्धि होती है अपचयन अपक्रिया, और हाइड्रोजन बाहर निकलती है अपक्रिया कौन सी हो जाएगी? ऑक्सीकरण अपक्रिया। धन विद्युतीय पा जाओ, धन विद्युत तत्व का निष्कासन होता है, अपक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। धन विद्युत तत्व जुड़ता है, कौन सी अपक्रिया जाएगी? अपचयन। ठीक है, अगली बात आ जाओ ऋण विद्युत तत्वों पर। ऋण विद्युत तत्व की जहां पर वृद्धि होती है अपक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। और जहां पर ऋण विद्युत तत्व निकलता है वो अपक्रिया कौन सी जाएगी? अपचयन। इलेक्ट्रॉन के आधार पर, जिनमें इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है अपक्रिया कौन सी होगी? ऑक्सीकरण। और जिनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है अपक्रिया कौन सी होगी? अपचयन। दिक्कत इसीलिए चलिए सुनिए, देखिए अगला टॉपिक लेते हैं अपन, उदासीनीकरण अपक्रिया। सरल टॉपिक है, पढ़ चुके हैं अपन, कक्षा 7 से पढ़ते आ रहे हैं उदासीनीकरण को, लेकिन थोड़ा सा बृहद रूप में यहां पर दिया हुआ है, बड़े रूप में दे रखा है। देखिए सबसे पहले बात ये आती है उदासीनीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए 2 चीज निकल के आती है, एक तो आता है अम्ल और एक आता है क्षार, एसिड और बेस। और जब दोनों अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो 2 चीजें बनकर के आती हैं, एक तो आता है लवण और एक आता है जल। एक तो लवण और एक जल। परिभाषा कैसे देते हैं? ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया करके, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अम्ल और क्षार परस्पर अपक्रिया करके
लवण और जल का निर्माण करते हैं तो वे अवक्रियाएं उदासीनीकरण अवक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की अवक्रियाओं में अम्ल के द्वारा क्षार का प्रभाव और क्षार के द्वारा अम्ल का प्रभाव नष्ट कर दिया जाता है। अर्थात बनने वाला जो लवण होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है। कैसी प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। दोबारा सुने, ऐसी रासायनिक अवक्रियाएं जिनमें अम्ल और क्षार परस्पर अवक्रिया करके लवण और जल का निर्माण करते हैं तो वे अवक्रियाएं उदासीनीकरण अवक्रियाएं कहलाती हैं। इस प्रकार की अवक्रियाओं में अम्ल के द्वारा क्षार का प्रभाव और क्षार के द्वारा अम्ल का प्रभाव नष्ट कर दिया जाता है तथा बनने वाला लवण कैसी प्रकृति का प्राप्त होता है? उदासीन प्रकृति का प्राप्त होता है। अब यहां पर जो उदासीन प्रकृति का लवण प्राप्त होता है उसका पीएच मान 7 प्राप्त होता है। कितना बनता है? 7। उदासीन जो होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। लेकिन ये रिएक्शन 3 प्रकार से संपन्न होती है। कितने प्रकार से संपन्न होती है? 3 प्रकार से। अब 3 प्रकार से कैसे संपन्न होती है? देखिए, अम्ल भी 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल और दुर्बल। पार्ट 5 में पढ़ा चुका हूं मैं आपके लिए। इसी प्रकार से क्षार के भी 2 टाइप होते हैं, प्रबल और दुर्बल। अब देखिए 3 प्रकार से कैसे संपन्न होती है। यदि प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ क्रिया करता है, प्रबल अम्ल किससे क्रिया करे? प्रबल क्षार से क्रिया करे तो भी लवण बनेगा और जल बनेगा, यह तो कन्फर्म है। ठीक है। एक प्रबल अम्ल क्रिया करे दुर्बल क्षार के साथ में तो भी क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। एक दुर्बल अम्ल क्रिया करे किसके साथ में? प्रबल क्षार के साथ में तो भी क्या बनेगा? लवण और जल बनेगा। ठीक है। और एक रिएक्शन और होती है, कर देते हैं अपन, चलिए, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार के मध्य। दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार तो भी क्या बनेगा? लवण और जल। ठीक है। वैसे रिएक्शन दे नहीं रखे किताब में। ठीक है। देखिए, जब अवक्रिया होती है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य में, समझ नहीं, पॉइंट है तीनों। जब अवक्रिया होती है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य में तो लवण बनता है और जल बनता है। यहां पर बनने वाला जो लवण होता है वो उदासीन प्रकृति का होता है, उदासीन होता है और उसका पीएच मान होता है कितना? 7। कितना होता है पीएच मान? 7। जब अवक्रिया होती है प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार की, जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो भी लवण बनता है और जल बनता है। लेकिन ध्यान रहे कि यहां पर जो लवण बनता है उस लवण की प्रकृति हल्की अम्लीय होती है, अम्लीय लवण होता है वो। कैसा लवण होता है? अम्लीय, क्योंकि यहां पर अम्ल कैसा है? प्रबल। ठीक है ना। तो कैसा लवण होगा? अम्लीय लवण होगा और पीएच मान 7 से कम होगा। पीएच मान कितना होगा? 7 से कम। जब अवक्रिया होती है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की, अब प्रबल कौन है इसमें? क्षार। तो बनने वाले लवण की प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय प्रकृति होगी। कैसी प्रकृति होगी? तो लवण कैसा होगा? क्षारीय लवण होगा। और जो पीएच मान प्राप्त होगा इस लवण का वो 7 से अधिक प्राप्त होगा। कैसे प्राप्त होगा? 7 से अधिक। देखिए, मैंने आपको पीएच स्केल पढ़ाई थी पिछले पार्ट में, वो ध्यान आपके लिए। और पीएच स्केल में मैंने आपको बताया था कि पाठ्यांक 0 से कितने तक होते हैं? 14 तक होते हैं। मध्य में कितना होता है? 7 होता है। जब भी किसी पदार्थ का पीएच मान ज्ञात करते हैं और उसका पीएच मान यदि 7 पर आता है तो विलयन की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन। कैसी होती है? उदासीन। यदि पीएच मान 7 से कम प्राप्त होता है, यानी कि 0 से 6.9 तक के समथिंग प्राप्त होता है, तो प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। कैसी होती है? अम्लीय। और जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ते जाते हैं तो अम्लीय गुण बढ़ता हुआ चला जाता है। ठीक है। लेकिन जब पीएच स्केल पर पाठ्यांक 7 से लेकर के 14 की तरफ बढ़ते हैं अपन, तो प्रकृति कैसी होती चली जाती है? क्षारीय होती चली जाती है। कैसी होती चली जाती है? क्षारीय प्रकृति बढ़ती चली जाती है 7 से ऊपर। तो देखिए, यहां पर लवण कैसा है? अम्लीय है।
तो कैसा पीएच प्राप्त होगा? 7 से कम। और यदि कैसा है लवण? क्षारीय है, तो पीएच कहां प्राप्त होगा? 7 से अधिक प्राप्त होगा। ठीक है, तो इन 3 पॉइंटों को ध्यान रखें। जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जल बनते हैं। विलयन की लवण की प्रकृति कैसी होती है? उदासीन होती है। पीएच मान 7 प्राप्त होता है। ठीक है ना। जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार क्रिया करते हैं तो लवण और जली बनते हैं, लेकिन बनने वाले लवण की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय प्राप्त होती है और पीएच मान 7 से कम प्राप्त होता है। जब दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार क्रिया करते हैं तो बनता तो वही लवण और जल है, लेकिन बनने वाले लवण की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है और पीएच मान 7 से ऊपर प्राप्त होता है। तो ये आपके 3 पॉइंट थे। ठीक है भाई। उदाहरण देखें जैसे कि HCl प्लस NaOH, HCl प्लस NaOH। HCl कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल। कैसा अम्ल है? NaOH कैसा क्षार है? प्रबल क्षार है। भाई जो H प्लस आयन देते हैं अम्ल होते हैं, जो OH माइनस आयन देते हैं वो कौन होते हैं? क्षार होते हैं। ठीक है ना। जब दोनों अभिक्रिया करते हैं क्या बनेगा? NaCl बनेगा और प्लस में क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। NaCl क्या है? यहाँ पर लवण है, जिसको अपन क्या कहते हैं? सोडियम क्लोराइड। क्या कहते हैं इसको? क्या प्राप्त होता है? जल। ये लवण है और इस लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 होता है यहाँ पर पीएच मान इसका। ठीक है, ये हुई अपनी बात प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की। एक उदाहरण और है इसमें, देखिए HCl प्लस NH4OH। देखिए यह है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और यह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। यहां पर जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये तो कैसा अम्ल है? प्रबल। और ये कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार। कैसा क्षार है? दुर्बल क्षार। जब दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये बनाते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड, और प्लस में बनता है H2O। प्लस में क्या बनता है? H2O बनता है। अब यहां पर बनने वाला जो लवण है NH4Cl, ये कैसा लवण होगा? कैसा होगा भाई? कैसा अम्ल है? प्रबल। इसलिए प्रकृति कैसी होगी इसकी? अम्लीय होगी। कैसी प्रकृति होगी? अम्लीय प्रकृति होगी इसकी, अर्थात पीएच मान 7 से कम प्राप्त होगा। देखिए यहां पर जब अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करते हैं तो अम्ल के द्वारा H प्लस आयन दिया जाता है और क्षार के द्वारा OH माइनस आयन प्रदान किया जाता है। देख लीजिए आप प्रत्येक रिएक्शन में अम्ल H प्लस आयन देगा, क्षार OH माइनस आयन देगा। अम्ल H प्लस आयन देगा, क्षार OH माइनस आयन देगा। और ये H प्लस और OH माइनस आयन आपस में क्रिया करते हैं और आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जो कि पीछे तरफ बना हुआ है। चाहे प्रबल क्रिया कर चाहे दुर्बल क्रिया कर, कोई सो क्रिया कर, बनेगा क्या? जल बनेगा। क्या बनेगा? ठीक है, तो ये थी आपकी उदासीनीकरण अपक्रिया। दिक्कत सीख लिए। यहां से आगे अगला पॉइंट आता है इसमें उत्प्रेरक। कल पढ़ेंगे।